हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हमारी 7th यूनिट स्टार्ट हो गई है जो कि है आपकी काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अब ये होता क्या है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो आपको वैसे मैं बता चुकी हूँ कि जब भी क्या होता है आपका छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो हम उसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यानी कि आपके जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स जुड़कर आपस में क्या बनाते हैं, आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं। पॉलीमराइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स यानी कि मोनोमर्स कंबाइंड एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स पॉलीमर्स। ठीक है, यानी कि पॉलीमराइजेशन आपका एक केमिकल रिएक्शन है या एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आपका लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स जैसे मोनोमर्स हो गए वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एक बड़ा मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं यानी कि पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो पॉलीमराइजेशन है अकर्स इफ द मोनोमर्स हैव द प्रॉपर फंक्शनैलिटीज। अब पॉलीमराइजेशन कब होता है, ये तभी होता है जब क्या होगा, मोनोमर जितने भी आपके जो मोनोमर्स हैं आप यूज़ कर रहे हो उसमें क्या हो, फंक्शनैलिटी हो प्रॉपर। ठीक है, अब प्रॉपर फंक्शनैलिटी का पता कैसे चलेगा, अगर कोई भी मोनोमर है तो उसमें अगर फंक्शनैलिटी है तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप पर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फंक्शनैलिटी ऑफ ए कंपाउंड यानी कि मोनोमर डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप सच एज। तो जो मोनोमर की फंक्शनैलिटी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी फंक्शनल ग्रुप, रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस पर। ठीक है, और वो रिएक्टिव जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से हो सकते हैं आपके, वो हो सकते हैं आपके OH भी हो सकते हैं, आपके COOH हो सकते हैं, NH2 हो सकता है, SH हो सकता है और NCO हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये जो पॉलीमराइजेशन है यानी कि कुछ छोटी यूनिट से मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल जो बन रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन किस बात पे डिपेंड करता है, तो जरा याद करिए हमने जब आपका क्लासिफिकेशन किया था तो हमने कई तरह से उसमें क्लासिफिकेशन किया हुआ है आपका, जिसमें हमने एक तरह की क्लासिफिकेशन में एक टाइप में क्या देखा था हमने कि जो पॉलीमर्स है वो दो तरह के होते हैं, कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, तो कंडेंसेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, जबकि एडिशन को ही हम क्या बोलेंगे, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जबकि एडिशन को ही हम क्या बोलेंगे, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये कंडेंसेशन क्या होता है और एडिशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। यहाँ पे देखो, जब दो मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं, मान लीजिए कोई A है एक मोनोमर और एक दूसरा मोनोमर कोई यूनिट आपकी B है, जब दोनों मोनोमर यूनिट जुड़ेंगे और आपकी कोई तीसरा बोल रही हूँ, दो मोनोमर यूनिट जुड़ रही है और क्या बना रही है, आपका एक पॉलीमर बना रही है और साथ में ग्रुप भी कोई एलिमिनेट कर रही है, निकाल रही है, तो हम इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा कि जब भी मोनोमेरिक यूनिट जुड़ेंगी तो क्या होगा, उनका वहाँ से कोई ना कोई ग्रुप एलिमिनेट होगा, जबकि एडिशन में क्या होगा, जो मोनोमर्स यूनिट है वो सारी पूरी तरह से कंबाइन हो जाएंगी, कुछ बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कंडेंसेशन क्या हो गया, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और एडिशन क्या है आपका, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब पहले हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये क्या होता है, और फिर इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, और फिर इसका काइनेटिक्स देखेंगे। उसके बाद हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं एडिशन या चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को। पहले हम देखेंगे एडिशन या चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद हम उसका काइनेटिक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स जनरली फ्रॉम बायफंक्शनल मोनोमर्स। ठीक है, ये प्रोसेस है जनरली, ये कौन से यूज़ करते हैं, हम इसे कब यूज़ करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स जनरली फ्रॉम बायफंक्शनल मोनोमर्स। जो बायफंक्शनल मोनोमर्स हैं उनसे हम क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम पॉलीमर कैसे बनाते हैं, बायफंक्शनल मोनोमर से। ठीक है, बायफंक्शनल मोनोमर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद द एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, अल्कोहल, हेलोजन, एसिड, अमोनिया etc। वही जो अभी हमने समझा है, इसमें क्या होगा, आपके बायफंक्शनल मोनोमर्स होंगे। ठीक है, बायफंक्शनल मोनोमर्स होंगे यानी कि आपके पास मोनोमर जो होगा उसमें दो तरह के फंक्शन प्रेजेंट होंगे, या फिर जो आपने यूनिट लिए, मान लीजिए आपके पास दो मोनोमेरिक यूनिट ले रखी है आपने पॉलीमर बनाने के लिए, तो दोनों में डिफरेंट क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, यानी कि बायफंक्शनल ग्रुप मोनोमर होना चाहिए आपका। ठीक है,
वहाँ से क्या होगा कि आपका कुछ ना कुछ ग्रुप या कुछ भी स्पेसिस जो होगी मॉलिक्यूल क्या होगा वो एलिमिनेट होगा, चाहे वो वाटर हो सकता है, अल्कोहल की फॉर्म में हो सकता है, हेलोजन एसिड की फॉर्म में, या अमोनिया की तरह, ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या है, ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा पॉलीमर्स बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, इसमें मोनोमर्स यूनिट जो होंगी वो जुड़ेंगी और जुड़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ ग्रुप अपना एलिमिनेट भी करेंगी, और वो एलिमिनेटेड ग्रुप कौन से हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ईटीसी। अभी मैकेनिज्म में आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, 2 मोनोमर्स रिएक्ट टू फॉर्म अ डाइमर। इसका मतलब क्या है, 2 मोनोमर्स, जो 2 मोनोमर्स हैं वो क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी टू फॉर्म अ डाइमर। डाइमर बनाने के लिए रिएक्ट करेंगी। द डाइमर मे रिएक्ट विद अनदर डाइमर टू प्रोड्यूस अ टेट्रामर। वो बोल रहे हैं कि आपका जो क्या है 2 मोनोमर्स आपने लिए हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करने के बाद डाइमर बनाएंगे, और जो वो डाइमर है वो किससे रिएक्ट करेगा, वो दूसरे किसी डाइमर से रिएक्ट कर सकता है, और क्या बनाएगा, टू प्रोड्यूस अ टेट्रामर, और टेट्रामर बनाएगा, ठीक है, और मोनोमर टू फॉर्म अ ट्राइमर, ठीक है, और क्या बनाएगा, ट्राइमर बनाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज स्लोली for a relatively long period until a high molecular weight polymer is obtained। वो बोल रहे हैं ये प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक क्या होगा, आपका हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड या पॉलीमर नहीं मिल जाता, यानी कि आपने क्या किया, 2 मोनोमेरिक यूनिट जोड़ी, ठीक है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट हुआ, वो जुड़ गए, फिर आगे वो किसी और यूनिट से, मोनोमर यूनिट से जुड़े, फिर दोबारा मोनोमर यूनिट से जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल ना बना ले, तब तक आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड अंटिल हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर इज ऑब्टेन। ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके पास हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ वेट ऑफ मोनोमर एंड प्रोसेस ओनली बाय वन मैकेनिज्म। अब आपको ये पता ही है कि एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता है, जो मॉलिकुलर वेट है किसका, पॉलीमर का, इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ वेट ऑफ मोनोमर, वो मोनोमर के एग्जैक्ट जो आपका वेट है उसके मल्टीपल के नहीं होता है, मल्टीपल के इक्वल नहीं होता है, एग्जैक्ट मल्टीपल के इक्वल नहीं होता है। तभी तो हमने क्या पढ़ा था, एवरेज मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो हम देख ही चुके हैं पहले से ये वाली लाइन, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर अपना कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा कंडेंसेशन के बारे में। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद काइनेटिक्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब मैकेनिज्म कैसे होता है, बस मैं मैकेनिज्म समझा रही हूँ, आप कर तो लोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, पहले एग्जाम्पल ले लो या फिर एग्जाम्पल रहने दो। आप कोई भी लेट, यानी कि सपोज कर लो कोई आपके पास 2 मोनोमर्स हैं, ठीक है, लेट 2 मोनोमर्स या मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है, लेट 2 मोनोमर्स या मोनोमेरिक यूनिट कौन कौन सी हैं, पहली आप ले लो डायोल, एंड सेकंड आप ले लो कौन सी, डाई बेसिक एसिड, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ठीक है, डायोल और जो आपका है डाई बेसिक एसिड, ठीक है। अब ये कैसे रिएक्शन करेंगे, देखो एक मोनोमर यूनिट है, एक है, दोनों कंबाइन करेंगे तभी आपका पॉलीमर्स बनेगा, ठीक है, यानी कि पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं पहले कैसे होगा ये, ठीक है। डायोल का जो आपका स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, डायोल मतलब 2 क्या होने चाहिए, अल्कोहल ग्रुप होने चाहिए, उसे तो हम क्या बोलते हैं, डायोल बोलते हैं। जैसे ये आपका क्या है, एक डायोल है, यानी कि आपका फर्स्ट मोनोमर है, ठीक है। इसको जब ऐड कराओगे किसके साथ जोड़ोगे, डाई बेसिक क्या होगा, OH COOR, ठीक है, COOH, ये क्या है आपका सेकंड मोनोमर, ठीक है। अब क्या है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो यहाँ से क्या होगा, डायोल, आपको पता है जो डायोल है इसका H जाएगा, बेसिक है, बेसिक से क्या जाएगा, OH जाएगा, ये ग्रुप क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि -H2O बाहर निकल गया,
और अब देखो जब यहाँ से H गया और यहाँ से OH गया तो ये वैलेंसी पूरी करेगा और इसके ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों इनके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। यानी कि कैसे होगा आपका, ये देखो इस तरह से, ये O बच रहा है, अभी H चला गया है, ठीक है, इस तरह गया है आपका, सॉरी ये, ठीक है। यानी कि जो आपका ये वाला H है ये गया है किसके साथ, इस वाले OH के साथ, ठीक है। अब यहाँ से ये बॉन्डिंग करेगा किस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, इस तरह से, ठीक है। बाकी का ग्रुप ऐसे, ठीक है, जुड़ गया। यानी कि आपने दो मोनोमर्स लिए थे, दोनों ने जुड़ के क्या बना लिया, एक पॉलीमर बनाया अभी तो, ठीक है, छोटा पॉलीमर है। अब इसमें क्या करो, इसमें फर्दर क्या करा दो, एडिशन करा दो, किसका, प्लस कर दो डायोल, ठीक है, डायोल का एडिशन करा दो, यानी कि फर्स्ट वाले आपकी मोनोमेरिक यूनिट का, ठीक है। यानी कि इसका एडिशन ऐसे करा दो, इसमें ऊपर मैं इसकी स्ट्रक्चर भी लिख देती हूँ, OH, ठीक है, R और OH, ये करा दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, पहले ये, चलो ये देखने से पहले यहाँ पर देखो, जैसे ही इसने कार्बन ने ऑक्सीजन से बॉन्डिंग की यहाँ पे, तो ये देखो ROCOR, यानी कि RCOOR, ये क्या है आपका, एस्टर है। इधर से देखो RCOOR, यानी कि क्या है, ये है आपका एस्टर है। एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ पर हो रही है एस्टर की फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या हो रही है, एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि यहाँ कोई भी साइट आपकी फ्री नहीं है, ठीक है, एक्टिव नहीं है। लेकिन आपका ये देखो, ये फ्री है, ये भी फ्री है, तो ये क्या है आपकी एक्टिव साइट्स है। क्या है आपकी एक्टिव साइट्स। इधर भी ये आपकी क्या है, एक्टिव साइट्स है, ठीक है। यानी कि अगर आप नेक्स्ट कोई भी मोनोमर ऐड कराओगे तो वो इस पे या इस पे अटैक करेगा। तो अभी आपने क्या लिया, डायोल लिया है, तो यहाँ से देखो अगेन इसमें से क्या होगा, एक H जाएगा, ठीक है, एक H जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, OH जाएगा, ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस O से बॉन्डिंग कर लेगा। तो अब क्या होगा आपका नेक्स्ट, ROCOOH, ROCOOR, ठीक है। R के बाद ये वाला ग्रुप अभी यही है आपका COO वाला, सिर्फ आपका OH ग्रुप रिमूव है और ये किससे बॉन्डिंग करेगा, O से, ये हो गया आपका OH, ठीक है। ये क्या है आपका एक, ये भी क्या हो गया आपका एक बड़ा मोनोमर से हमने क्या बना दिया, पॉलीमर बन रहा है अभी, ठीक है, यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये दोनों क्या है आपकी एक्टिव साइट्स हैं, ये और ये, क्योंकि बाकी में तो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, इधर भी और इधर भी एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे ये एक्टिव साइट है और ये एक्टिव साइट्स है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या कराओ, फिर से एडिशन कराओ। इस बार किसका एडिशन करा दो, डाई बेसिक का, ठीक है, डाई बेसिक का एडिशन करा दो। यानी कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सामने लिखी हुई है OH, ठीक है, COO। अच्छा ऐसा करिए, इसको ना R से मान लीजिए, वरना आपको डायोल वाले R और डाई बेसिक वाले R में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डायोल वाले R को सिंपल रहने दीजिए और डाई बेसिक वाले R को, यानी कि एल्काइल ग्रुप को डैश से प्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने एडिशन किया था तो बॉन्डिंग यहाँ पे सिंपल था, ये वाला आपका डाई बेसिक वाला R था, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। फिर आपने ये लिया, तो यहाँ पर आपका ये डाई बेसिक वाला R था, ये डायोल के हैं और ये डायोल के हैं, ये आपका डाई बेसिक R है, ठीक है। अब हम अगेन आपका ले रहे हैं डाई बेसिक, ठीक है, R'(COO)OH, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है आपका OH है और यहाँ पे क्या है आपका OH है। आपको पता है डाई बेसिक क्या देता है, हमेशा OH देता है, ठीक है, और ये क्या देगा, इसलिए आपका H देगा। तो H यहाँ से इस OH के साथ बाहर, और बॉन्डिंग किसने कर ली, कार्बन ने कर ली इसके साथ। तो आपका कुछ इस तरह से कंपाउंड दिखेगा, OH ऐसे ROCOO RO इस O ने बॉन्डिंग की किस कार्बन के साथ, ठीक है, R'(COO)OH, ठीक है। इसी तरह इसमें अगेन क्या करोगे, अब इसमें डायोल मिला दो, ठीक है, प्लस डायोल कर दो। फिर जो आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा उसमें फिर क्या कर दो, एडिशन डाई बेसिक का कर दो, ठीक है। फिर आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा उसमें क्या कर दो, जो कंपाउंड है उसमें एडिशन कर दो, किसका, डायोल का कर दो,
ठीक है। इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस चलती रहेगी। जितना बड़ा मॉलिक्यूल आपको पॉलीमर यानी कि जितना बड़ा पॉलीमर या जितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको बनाना है उतना आप बना सकते हैं। जितनी आपको यूनिट की रिक्वायरमेंट है आप उतनी यूनिट ऐड करते चाहिए, बस कुछ नहीं है इसमें। ये हमने डायोल लिया था, ये हमने डाइबेसिक, 2 ग्रुप लिए यानी कि 2 मोनोमेरिक यूनिट ली। अब क्या होता है, जो डाइहोल है उससे H निकलता है, डाइबेसिक से OH, यहाँ से H निकला, यहाँ से OH, O की वैलेंसी खा ली है, C की भी खा ली है, दोनों ने क्या की बॉन्डिंग कर ली। तो यहाँ पर क्या हो गया, OH R O और COO, इस तरह से आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब एक्टिव साइट्स इधर है, वाटर बाहर निकल गया, वाटर तो हमेशा बाहर निकलेगा, यहाँ से भी वाटर बाहर निकलेगा -H2O, यहाँ से भी वाटर बाहर निकलेगा -H2O, यहाँ से भी वाटर तो बाहर निकलेगा, तभी इनका क्या होगा, एडिशन हो पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई मॉलिक्यूल या स्पीसीज आपका एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार ये नोट डाउन करिए। अब क्या करें, नोट डाउन रहने दीजिए, एक बार पहले समझ लीजिए। अब देखो, अगर आप क्या करोगे, इसका जनरल इक्वेशन सो इन जनरल, आप जनरल में जनरली क्या बात बोल सकते हो, सो इन जनरल में आप क्या ले सकते हो, n मॉलिक्यूल इसके ले लो, n मॉलिक्यूल इसके ले लो। ठीक है, यानी कि n मॉलिक्यूल तो ले लो किसके, डाइबेसिक के, और n मॉलिक्यूल ले लो आप किसके, डाइओल के, और फिर क्या बना दोगे आप, उससे अपनी फॉर्मेशन कर लो। ठीक है, यानी कि और एलिमिनेट हो जाएगा 2n-1H2O। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं नीचे वाली ये वाली रफ कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएगा शायद। चलो इतना ठीक है। तो अब क्या करोगे, इन जनरल में क्या, इसके n ले लो, n मॉलिक्यूल ले लो किसके, डायोल के। ठीक है, आपने जैसे इसके n मॉलिक्यूल ले डायोल के, वैसे आप इसके n मॉलिक्यूल ले लो किसके, डाइबेसिक के भी। ठीक है, चलिए इसके भी ले लिए हमने। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा, मैं इसको रफ कर देती हूँ, क्या नीचे लिख देती हूँ। चलिए ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा, आपको पता है यहाँ से क्या जाएगा, डायोल से H, और इससे क्या जाएगा, OH, और दोनों क्या बनाएंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन आपने ये लिया n कितने हो गए, 2n, और जितने आपके होंगे उतनी तो निकलेगा 2n-1, 2n-1, एक कम निकलेगा। ठीक है, 2n-1H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आप एक साथ लिख भी सकते हो यहाँ पे कि 2n-1H2O, ये एलिमिनेट होंगे, और फाइनल आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ये जो है आपका OH ऐसे ही रहेगा, R O, इस O के बाद H निकला है, लेकिन बॉन्डिंग कहाँ से होगी इसकी, C से O से। ठीक है, CO से R' COO OH, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे इसका n मॉलिक्यूल आ जाएगा, किसका आएगा, n मॉलिक्यूल्स आएगा आपका इसका। ठीक है, हाँ ये होगा आपका n, इसका n मॉलिक्यूल बन जाएगा। ध्यान से देखो किसका बना है H मॉलिक्यूल, इसका। ठीक है, कैसे, अभी हमने ऐसे क्यों किया है, देखो जनरली अब क्या होगा, आप ऐसा करते रहोगे तो पता नहीं कहाँ जाके स्टेप रुकेगा। हमें जितना बड़ा मॉलिक्यूल चाहिए होगा, जितना बड़ा पॉलीमर चाहिए होगा, हम उतना बड़ा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उतने ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें मोनोमर्स जोड़ते जाएंगे, बार बार यूनिट्स जोड़ते जाएंगे, पहले डायोल फिर डाइबेसिक, डायोल डाइबेसिक, ऐसे करते करते तो हम कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। लेकिन अब हम कॉपी पे तो ये दिखा नहीं सकते, इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जनरल रिएक्शन याद कर लेते हैं कि n मॉलिक्यूल इसके ले ले, n मॉलिक्यूल इसके ले ले। तो जब n मॉलिक्यूल आप इसके लोगे तो 2n-1H2O तो वाटर रिलीज होगा, एलिमिनेट होगा, और साथ में आपका जो फॉर्मेशन है यानी कि पॉलीमर कैसा बनेगा, इस तरह का पॉलीमर बनेगा। अब हमने ये होल n क्यों लिख दिया है, ये कितने यानी कि n नंबर तक बनेगा, ऐसा जितने आप नंबर लोगे उतना बनेगा। लेकिन हमने ये वाले बॉन्डिंग क्यों बाहर रखे हुए हैं, ये वाले है ना, OH और H क्यों बाहर रखा है। ठीक है, तो जो ये H वाला है, ये H, आपको पता है डायोल हमेशा क्या करता है, H देता है और डाइबेसिक OH देता है। अब देखो ये डायोल की साइड से है, ये वाला डायोल वाला पोर्शन है, हमने पहले ये जोड़ा है। अगर आप पहले ये जोड़ रहे हो तो इधर OH छोड़ोगे, उधर H छोड़ोगे। ध्यान रखिएगा, डायोल हमेशा क्या देता है, H देता है, तो हमने जो वो देता है उसको एक्स्ट्रा रख दिया। क्यों रखा है कि आगे यूनिट जो भी जुड़ेगी वो H देगा, ऐसे। ठीक है, अंदर तो आपका यही फॉर्मेशन रहना है, ये तो आपका रिलीज होना है, इधर से H और इधर से OH, यानी कि डायोल से H और डाइबेसिक से OH।
ये रिलीज होंगे ही होंगे कंबाइन होंगे, ठीक है, एलिमिनेट होंगे ही होंगे, इसलिए हमने क्या लिखा है, बस इतने पे बॉन्डिंग की है n नंबर तक, ठीक है, ये आपकी बॉन्डिंग चलेगी n नंबर तक, ये आपका केमिकल प्रोसेस चलेगा n नंबर तक, यानी कि ये क्या है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। चलिए तो आपने मैकेनिज्म नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम देखते हैं उसका काइनेटिक्स, ठीक है। किसका काइनेटिक्स देख रहे हैं हम देख रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स ऑफ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले किस चीज़ का लेंगे एग्जांपल, हम ले लेते हैं ग्लाइकॉल और आपका ले लेते हैं एडिपिक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइकोल आपका क्या होता है, ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है, सबने पढ़ा हुआ है ग्लाइकोल, ये क्या होता है, ग्लाइकोल होता है। अभी हम देख कर आए हैं मैकेनिज्म, तो इसलिए बार बार मैकेनिज्म तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा आप n मॉलिक्यूल लेके कर लीजिए, तो आप ले लीजिए n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोल और प्लस n मॉलिक्यूल ऑफ किसके ले लीजिए, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है आपका, एडिपिक एसिड होता है आपका, पहले एडिपिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर बाद में n नंबर लगा लीजिएगा, ठीक है। CH2 का 4 COOH, ठीक है। n नंबर इसके लेने हैं आपको, किसके, एडिपिक एसिड के। ये आपका क्या है, ये आपका डाइओल है, देखो इसमें 2 अल्कोहल ग्रुप है, और ये आपका क्या है, डाई बेस है, OH 2 है, डाई बेस, ठीक है। डाई बेसिक एसिड भी बोल सकते हो या डाई बेस भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो ग्लाइकोल है और ये जो एडिपिक एसिड है यानी कि डाई बेस है, जब ये रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है 2n-1H2 तो रिलीज होंगे ही होंगे, ठीक है। अभी हम मैकेनिज्म देख कर आए हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, आप सबको याद होना चाहिए, 2n-1H2 रिलीज होंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, आपको पता है डाइओल क्या देता है, H देता है, ये क्या देगा आपका, OH देगा। तो बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी, देखो बॉन्डिंग कैसे होगी, OH ऐसे उधर वाला, ठीक है, OH ऐसे उधर वाला बोल रही हूँ मैं उसका ग्लाइकोल का, फिर CH2 OH, ठीक है, उसके सॉरी H2 निकल गया O, ये किससे निकला है, ये वाला आपका H और ये वाला OH आपका निकल गया। इसी तरह आपके N निकले होंगे, ठीक है, हम वो सॉरी 2n-1 निकले हैं, ये हमने निकाल दिया। जो O है वो किससे जुड़ा है, C से जुड़ा है, कुछ इस तरह से देखो, ठीक है, ये बन गया आपका मॉलिक्यूल। अगेन आपको पता है कि डाइओल वाला साइड क्या देता है आपको, H देता है, यानी कि यहाँ से इसको थोड़ा सा खोल के लिख लीजिएगा, यहाँ से, और बॉन्डिंग कहाँ से होगी, यहाँ से, क्या हो गया, N आ जाएगा, ठीक है। ये आपका है मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब यहीं से हम अपना काइनेटिक्स भी देखेंगे, ठीक है। काइनेटिक्स आप पढ़े, केमिकल काइनेटिक्स सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसे रिलेट करेंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन की टर्म में, भाई हमने तो अभी मोनोमर यूनिट को नाम दे दिया है, हमने एक पर्टिकुलर मोनोमेरिक यूनिट ले लिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको A और B माने, मान लीजिए कोई एक यूनिट A है, ठीक है, और एक यूनिट क्या है आपकी B है, दोनों को क्या कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं, B यूनिट है आपकी ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कौन उससे क्या करता है, इफेक्ट कौन डालता है उस पर, कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट भी होगा यहाँ पे ज़रूर। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन को प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है, लेकिन कैटलिस्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन के बाद वैसे ही बच जाएगा लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आप देखो A मोनोमर है आपका, B 2 मोनोमेरिक यूनिट है, कैटलिस्ट ने रिएक्शन कराई यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है आपकी पता है, तो क्या बनेगा A B इस तरह से, और प्लस आपका कैटलिस्ट ऐसे ही निकल गया, ठीक है, कैटलिस्ट आपका ऐसे ही निकल गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या हो सकता है इसमें, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें,
अब आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आपको पता है अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है रिएक्शन का रेट, और रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होता है, जरा देखो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, उसे डिफाइन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और वो किसके इक्वल होता है, किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि ए बी, और किसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे, किस पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे, ठीक है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब आपको पता है इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के एक कांस्टेंट लाते हैं, के ले लेते हैं, ठीक है, के क्या होता है आपका, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो अब देखो आगे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये आपको पता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है, यानी कि आर ग्रुप ROOCR, यानी कि RCOOR वाला ग्रुप हो रहा है, यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन कौन सी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है तो हम ये मान लेते हैं कि जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है वो क्या हो रही है, एसिड कैटलाइज्ड है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इफ द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड, if the esterification reaction is acid catalyzed यानी कि H plus and stoichiometry of A and B are same, so A बराबर क्या हो गया, B, ठीक है। मतलब क्योंकि इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन है। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है तो हम ये मान लेते हैं कि द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड, यानी कि उसमें जो कैटलिस्ट है वो कौन है, एसिड है, ठीक है। हमने एसिड H प्लस है, ठीक है, हमने ये ले लिया कि वो एसिड कैटलाइज्ड है, यानी कि उसमें कैटलाइज का काम कौन कर रहा है, H प्लस, एंड सोशियोमेट्री ऑफ A एंड B आर सेम, और जो A और B की सोशियोमेट्री वो क्या हो गई, सेम हो गई, यानी कि A बराबर हो गया है B के, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग, सो इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख सकते हो आप, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा, आपको पता है रेट किसके इक्वल होता है। अच्छा, एक और बात आपने केमिकल काइनेटिक्स में वैसे पढ़ा हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा है। मान लीजिए कोई आपकी रिएक्शन है A + B = C + D, ठीक है, इसका रेट पूछा जाए तो आप रेट किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, रेट इसके रिस्पेक्ट में भी निकल सकता है और इसके रिस्पेक्ट में भी निकल सकता है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जब आप इसके रिस्पेक्ट में रेट निकालोगे यानी कि आप dA/dt करोगे, ठीक है, तो इस पर आएगा माइनस। रेट क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम में, किसी भी टाइम में आपकी जो कंसंट्रेशन है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, इसे को हम रेट बोलते हैं, ठीक है। तो रेट बराबर क्या होता है आपका, रेट बराबर होता है आपका, यहाँ पे समझा देती हूँ आपका, चूँकि आपका रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे आप अगर इसमें देखो A कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो रेट क्या आ जाएगा आपका, dA/dt, क्या हो जाएगा, dA/dt। लेकिन क्या आएगा, साइन कैसा आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ घटती जाती है। भाई रिएक्टेंट्स आपने लिए हैं, रिएक्टेंट्स से ही तो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तभी तो एक टाइम पे जाके रिएक्टेंट जब पूरा खत्म हो जाएगा तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ साथ घटती है, इसलिए हमने इसको रेट माइनस में लिखते हैं, और B का भी, क्योंकि रिएक्टेंट्स है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स की रिस्पेक्ट में अगर रेट लिख रहे हैं तो माइनस आएगा, और क्या होगा अगर हम प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो प्लस आएगा, ठीक है। आप अगर आपको बोला जाए कि रेट निकालो C, इसी तरह आप B का भी निकाल सकते हो, -dB/dt आ जाएगा, ठीक है। लेकिन
बट अगर आप रेट निकाल रहे हो किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा। आप लगाओ या मत लगाओ, मैं आपको याद रहे इसलिए लिख के दिखा रही हूँ dt, और इसी तरह आपका क्या हो जाएगा dd अपॉन dt, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो रेट क्या हो जाएगा, आप रेट को कैसे और लिख सकते हो भाई, माइनस करके आप लिख सकते हो माइनस da बाई dt, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। अब ये जो कैटलिस्ट है ये है आपका माइनस da बाई dt, ये भी लिख सकते हो आप इसको रेट को, ठीक है। रेट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये रफ कर देती हूँ, इस तरह भी दिखा सकते हैं, और कैसे भी दिखा सकते हैं हम db अपॉन dtv, ठीक है। जो आपका रेट है वो किसके इक्वल है, अभी ऊपर के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। के हो गया, के को ऐसे रहने दो। कैटलिस्ट को आपने कितना ले लिया है, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन H+, आपको पता है A और B दोनों बराबर हैं, यानी कि A की जगह तो A है, B की जगह भी B है, सॉरी B की जगह भी A रख दो, दोनों जब इक्वल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो K H+ और क्या हो जाएगा A का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका A का होल स्क्वायर, A और A का स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं अब आगे। आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई थी शायद, है ना, 4 तक तो हम आ गए थे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ इसमें। तो आगे क्या होगा, नाउ द लॉस ऑफ द एसिड ग्रुप कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइटेशन विद बेस। अब जितना भी आपका इस एसिड ग्रुप का लॉस हुआ है वो किससे डिटरमाइन हो सकता है, उसका टाइटेशन कर दो बेस के साथ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इनिशियली एंड एट सम टाइम t, आपको पता है इनिशियली क्या प्रेजेंट था उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कुछ मतलब इनिशियली नहीं, उसमें प्रेजेंट ही क्या था आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है। तो वो बोल रहे कि अगर हमें डिटरमाइन करना है किसकी कंसंट्रेशन, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है कि इनिशियली वो कितना प्रेजेंट था और टी टाइम के बाद कितना प्रेजेंट था, तो हम क्या करेंगे, हैंस टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ पॉलिमराइजेशन। और अगर हमें डिग्री निकालनी है किसकी, पॉलिमराइजेशन की, सो डिग्री ऑफ पॉलिमराइजेशन निकालना है, यानी कि जिसको हम दिखाते हैं P, या फिर आप क्या लिखोगे xn, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा आपका xn बार, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। एंड कैलकुलेट ऑफ द नंबर एवरेज मोलर मास, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, नंबर एवरेज मोलर मास, यानी कि अगर आपको क्या निकालना है, एसिड ग्रुप जितना लॉस हुआ है उसको डिटरमाइन करना है, उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है, या डिग्री ऑफ पॉलिमराइजेशन निकालना है, नंबर एवरेज मोलर मास निकालना है, तो हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करना पड़ा है, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या ड्राइव कर क्या रहे हैं, और काइनेटिक्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन, ठीक है। अब आपको बताया डिग्री ऑफ पॉलिमराइजेशन किसके इक्वल होगा, n0 अपॉन nt के। अब ये n0 और nt क्या है, तो n0 है आपका नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इनिशियली, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में जब आपने रिएक्शन करानी स्टार्ट की होगी, जब जितना आपका नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था उसको बोलेंगे n0। nt क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट एट टाइम t, जितना आपका t टाइम बाद कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे nt, ठीक है। अब m0 क्या होता है, मीन मोलर मास, इसे क्या बोलते हैं, मीन मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो डिग्री ऑफ पॉलिमराइजेशन है वो किसके इक्वल हो गया, इनिशियली जितने आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के कंसंट्रेशन थी नंबर थे, अपॉन में जो टाइम टी के बाद हो गए थे आपके कार्बोक्सिलिक के नंबर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नंबर। तो n0 अपॉन nt हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, mn बराबर यहाँ से हो सकता है m0 इंटू xn, आपको पता है ये, ठीक है, हमने पिछले उसमें भी देखा था, इससे लास्ट वाली यूनिट में, ठीक है, m0 इंटू xn हो जाएगा, जहाँ पे m0 क्या है आपका मीन मोलर मास। अब ये जो mn होता है आपको पता है ये क्या है आपका, एवरेज मोलर मास है, नंबर एवरेज मोलर मास, सॉरी एवरेज मोलर मास बोलो, एवरेज मोलर मास तो तीनों ही थे, ये आपका mn यानी कि नंबर एवरेज मोलर मास। तो नंबर एवरेज मोलर मास किसके इक्वल होता है, मोलर मास ऑफ द रिपीट यूनिट का, और अपॉन नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट इन द रिपीट यूनिट, एक का तो किसका, रिपीट यूनिट का मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट, जितनी उसमें यूनिट प्रेजेंट हो उसके इक्वल, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, P से भी डिफाइन कर सकते हो, किसे डिफाइन कर सकते हो, P से, डिग्री ऑफ पॉलिमराइजेशन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विच हैव रिएक्टेड, जितने रिएक्ट हो गए हैं उतने, अपॉन में नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जितने आपके इनिशियली प्रेजेंट थे, ठीक है। मतलब जितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के आपके नंबर रिएक्ट कर चुके हैं उनको ऊपर, और जितने टोटल थे इनिशियली उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है।
और इस यहाँ पे पी क्या है आपका, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। अब आपका पता है इनिशियली आपके कितने थे, n नोट थे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास पहले 10 ट्रॉफियाँ थी और बाद में आपके पास 8 हो गई हैं, तो अब आपको क्या करना है, टोटल में तो नीचे 10 लिखनी है, ऐसे करना है, और ऊपर क्या लिखोगे, 10 - 8 करके, ठीक है। सेम वही आपको आपके पास है, टोटल आप इनिशियल आपके पास n नोट थे, बाद में n टाइम बाद आपके nt हो गए, तो ऊपर क्या आएगा, n नोट माइनस nt, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। अब क्या करेंगे, ये तो हमारी बात हुई है किसमें, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। अगर हम इसको कंसंट्रेशन की टर्म में लिखें तो कंसंट्रेशन में क्या होगा, जहाँ पे क्या है nt है वहाँ पे C नोट लगा दो, -C/C नोट, ये होगा फॉर्मूला। C नोट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट टाइम t, जब आपका इनिशियली, यानी कि आप बोल सकते हो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और C क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट t टाइम या आफ्टर t टाइम, t टाइम के बाद कंसंट्रेशन को C। अब क्या करोगे, 5th और 9th यूनिट को क्या कर लो, कंबाइन, 5th और 9th इक्वेशन को कंबाइन कर लो, यानी कि 5th आपकी ये है और 9 आपकी ये है। हम कंबाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या है आपकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये भी क्या है आपकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो दोनों को कंबाइन हम कर सकते हैं। इनका लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड मतलब बराबर लिख सकते हैं, तो हमने कंबाइन कर लिया। xn बराबर n नोट अपॉन nt है, p बराबर n नोट माइनस nt अपॉन n नोट है, तो हमारा फाइनल रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, xn बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 - p। यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको, यहाँ पे देखो xn ये कैसे आया, xn बराबर है 1 अपॉन 1 - p, अगर p की वैल्यू ये वाली रख दो, ये वाली ही रख के देख लो, nt अपॉन n नोट हो गया, इसको ब्रैकेट में मान लो, 1 को ऊपर रखो, मान लीजिए इसको खोल लो, एलशियम ले लो, n नोट माइनस n नोट, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस nt हो जाएगा, अपॉन टोटल का n नोट से n नोट कैंसिल, ये क्या हो गया 1 अपॉन, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपको 1 अपॉन nt अपॉन n नोट, जिसे आप क्या लिख सकते हो, इसको ऊपर ले जाओगे n नोट अपॉन nt भी लिख सकते हो, और ये n नोट अपॉन nt ही तो किसके इक्वल है, xn के, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, xn बराबर लिख दिया 1 अपॉन 1 - p, यहाँ से आया है ये, ठीक है, ये रफ काम है, ठीक है। यहाँ से ये लिख दिया, इक्वेशन नंबर 11 मान ली। अब इस 11 को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो p बराबर C नोट माइनस C अपॉन C नोट, ये ऊपर वाली है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अलग अलग कर लो, C नोट माइनस C अपॉन C नोट को जब आप अलग अलग करोगे, यहाँ देखो C नोट माइनस C अपॉन C नोट को जब आप अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, C नोट अपॉन C नोट माइनस C अपॉन C नोट, ये कैंसिल, यानी कि 1 माइनस C अपॉन C नोट बचेगा, तो यही तो लिखा है हमने, क्या लिखा है ये रहा 1 माइनस C अपॉन C नोट, ठीक है। अब इस C अपॉन C नोट को एक साइड रख लो, ये इधर ले जाओ पॉजिटिव साइड में, इधर आपका P चल रहा है बराबर में, ठीक है, ऐसे समझो, तो ये क्या होगा आपका, ये इधर आ गया है, तो C अपॉन C नोट कितना हो जाएगा 1 माइनस P के इक्वल, ये हो गया। अब यहाँ से C निकालना है, तो C क्या हो जाएगा, इसको इसके मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा C नोट 1 माइनस P, और इसको आप n की फॉर्म में लिख सकते हो, nt बराबर n नोट 1 माइनस p। यही आपका क्या है, काइनेटिक्स ऑफ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मूला है, जिससे आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, एसिड ग्रुप या एसिड ग्रुप की क्या कर सकते हो आप, कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हो, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल सकते हो यानी कि p, ठीक है, और क्या निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो। कोई भी अगर पूछा इनिशियली दिए तो मतलब इनिशियली निकालनी है तो इनिशियली निकाल लो, टी टाइम बाद निकालनी है टी टाइम बाद निकाल लो, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल लो, ठीक है, या फिर नंबर एवरेज मोलर मास भी निकाल सकते हो, ठीक है। इससे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला है ये, लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, इसलिए हम नेक्स्ट जो आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।